अब आपके पास मार्च एंड अप्रैल, दिस आर द 2 मंथ्स। तो ये 2 महीना अब आपके लिए और ज्यादा सिस्टमेटिक काम करने के लिए। और इस समय जो आप तैयारी करेंगे, बस इससे 2 ही बातों का ध्यान रखिएगा। आइदर इससे आपने पिछले जितने महीने जो मेहनत करी, आइदर आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करोगे, या आप एक रीजन बनाओगे कि हमने अपनी लाइफ के पिछले 7-8 महीने जितने भी थे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, हमने उसको एक तरीके से ये 2 महीने की लापरवाही में और खराब कर। नाउ दिस 2 मंथ्स इज गोइंग टू मेक और ब्रेक द पास्ट 6 to 7 मंथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो मेहनत है, वो मेहनत को आपको आगे ले जाना है। ये 2 महीने आपको वहीं पे खड़े रहने या पीछे आने के लिए नहीं दिए जा रहे। पीएल का कंसेप्ट कोई ऐसा सच कोई लॉफुल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आप इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कई बच्चों के फेलियर की वजह भी यही 2 महीने बनते हैं, लेकिन कई बच्चों के पास से एक्स्ट्रा पास होने की वजह भी यही 2 महीने। इट ऑल डिपेंड्स कि आप ये 2 महीने का इस्तेमाल कैसे करें। आपको एक चिंता रहती है कि पास कैसे होना है। पहला टारगेट, सब्जेक्ट सब आप सब जान चुके, टॉपिक्स आपके सब खत्म हो चुके। इफ यू हैव लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और यू हैव हेट्रेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, यू कैन नॉट अचीव द गोल इन द डिजायर्ड मैन। तो इसलिए मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं तो आपको जीएसटी पहले पढ़ना चाहिए या जीएसटी ही पढ़ना चाहिए। should neither have love towards the subject but you should also not have hatred towards the subject। मैं टीचर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर से तो यू हैव लव टुवर्ड्स द टीचर, करेक्ट। तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट इज कॉमन टू ऑल। तो आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी, चाहे वो सब्जेक्ट आपको पसंद है तो भी, और नहीं पसंद है तब तो डेफिनेटली। कारण कि एज अ स्टूडेंट कई बार आप ऐसी गलतियां करते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता है उसको जरूरत से ज़्यादा समय देते हैं, पढ़ते हैं, और जो नहीं आता उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते। तो इवेंचुअली रिजल्ट क्या होता है? जो पसंद आता है उसमें यू एंड अप 80, 85, 90 हो सकता है, और जो पसंद नहीं आया उसमें यू एंड अप 30, 35, 25। मैं बोलता एक में 20 और एक में 80 लाने से कई ज़्यादा अच्छा वो बच्चा था जिसने दोनों में 50-50 लाया, करेक्ट। इसलिए पहला टारगेट ना 80 है ना 20 है, द फर्स्ट टारगेट इज 50 इन ऑल, 50 इन ऑल। तो आपको पहली तैयारी पीएल में उतनी करनी है कि हर सब्जेक्ट में आपके 50 प्योर शॉट हो जाए। ये 50 आप कैसे पा सकते हैं वो आपको देखना। और एग्जाम हॉल में आपको पहले उन 50 नंबर पे ही जाना। ये कभी नहीं होगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से बन जाएंगे। बन गए तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, बट अदर देन दैट पहले तो तैयार रहिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको सरप्राइज करेगा। तो यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का जो आपको लगता है आपसे नहीं बन रहा है, तो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा स्ट्रेस उस क्वेश्चन पे चला जाता है जो आपसे नहीं बन रहा है। वो 10 मार्क्स का नहीं बन रहा है, उसके चक्कर में जो बाकी 70 मार्क्स आते थे वो भी आप बिगाड़ दिए, क्योंकि आपका पूरा फोकस 10 मार्क्स पे चला। तो भूल जाइए वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को। नहीं बना नहीं बना, मुंह सेट असाइड, आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन में। वो 10 मार्क्स के बेसिस पे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तो इसलिए पहला टारगेट कैसे आप वो 50 को अचीव करते हैं, वो माइंड सेट होना चाहिए। तो पास और फेल की वजह मेहनत नहीं होता, मेहनत से तो आप वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, उसका डिसाइसिव क्राइटेरिया वो 3 घंटे में डिसाइड होता है कि ये 3 घंटे में कौन किसे कंट्रोल। यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड और योर माइंड इज कंट्रोलिंग। जहां फर्स्ट केस होता है वेयर यू कंट्रोल द माइंड, तो ऐसे इंस्टेंसेस पे 90% आप देखेंगे रिजल्ट इज इन योर फेवर। लेकिन जहां सिनेरियो उल्टा होता है, योर माइंड स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू, कैसे कि यार वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तेरे से, क्या पढ़ा है तू। तो ये माइंड इज स्टार्टिंग कंट्रोलिंग यू इन द एग्जाम हॉल। जहां ऐसा फेज आया 90% रिजल्ट उल्टा होता। फिर भले ही चाहे आपको आगे का पेपर आता हो तो भी ना आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ना इंटरेस्ट आएगा वो पेपर को सॉल्व कर।
तो जो आपको पहले 15 मिनट मिलते हैं, ये 15 मिनट इसी बात को सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए है कि कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको 50 मार्क्स दिलवाएंगे, 50 मार्क्स दिलवाएंगे। पहला काम होता है वो खोजने का। जो नहीं दिलवाएंगे उसको खोजने का नहीं है, जो 50 मार्क्स दिलवाएंगे, और हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पहले आपको वो 50 मार्क्स खोज। और यकीन मानिए हर पेपर में पहले 2 घंटे में ये काम हो जाए, हर पेपर। अगर आप पास होने के लिए 2 ही घंटे काफी, आखिरी 1 घंटा पास होने के लिए नहीं होता। आखिरी 1 घंटा सिर्फ आपने जो पढ़ा, जितना सीखा, उसके बेसिस पे जितना आप, जरूरत जो है वो 2 घंटा, चाहत है 1 घंटा एक्स्ट्रा। वो जो 1 घंटा है उसमें फिर आप जितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसके लिए बना होता है। तो स्टार्ट सॉल्विंग दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके श्योर शॉट। श्योर शॉट किस तरीके से, जब भी आप पेपर देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन। अब वो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, और अब तैयार हो जाइए जीएसटी में। मैंने तो आपको सारे स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे सब चीज आपको सप्लाई हो चुका है। आपको उसको तैयारी में खाली लिया, दोनों हाथों से ग्रहण किया, लेकिन ले जाके उसको घर में रख दिया, तो वो पेपर का कोई काम नहीं। तो मेक इट अ रूटीन हैबिट। क्या, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और वो सब लाइन से सॉल्व करना चालू। रूटीन हैबिट क्या, कि बस रोज की प्रैक्टिस कर लीजिए, रोज एक क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा करना ही नहीं है। रोज एक, वो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, रोज प्रैक्टिस आप उतना करिए, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। करेक्ट। तो ये रोज आपको एक रूटीन हैबिट का पार्ट बनाना है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। और जिस पॉइंट पे फंसे, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उसके सारे कोई पॉइंट्स बन जाएंगे आपसे, या सब एक इंस्टेंट में क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसमें ये होता था। जितने आपसे बन रहे हैं वो तो वेल एंड गुड। जिस पॉइंट पे फंसे, सी को मार्किंग कर लेना कि इस क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट में फंसे थे। जिस पॉइंट पे आप फंसे, जब एग्जाम वाले दिन रिवीजन करने बैठोगे, सो दैट इज द पॉइंट यू नीड टू फोकस फर्स्ट। एक बार रिवाइज में बाकी पॉइंट रिवाइज होना हो, उस क्वेश्चन में वो वाला पॉइंट पहले देख लें कि उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट को सॉल्व करते वक्त आपको लॉ रिकॉल नहीं हो रहा था या आपने गलत ट्रीटमेंट। तो वो मार्किंग भी आप अभी करते हैं तो वो वेल एंड गुड होगा आपके एग्जामिनेशन वाले दिन के। करेक्ट। रेदर देन वो पूरे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में 6 पॉइंट है, 6 में से आपसे 5 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ऐसा था जहां आपने गलत ट्रीटमेंट किया या आपको याद नहीं आ रहा था, दैट इज द पॉइंट टू बी मार्क्ड। तो वो आपके लिए एग्जामिनेशन वाले दिन मदद करेगा। पास कैसे होना है, पास की अगर बात करें, आज आप जितने चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप देखिए चैप्टर्स भले ही आपके सिलेबस में 15 डाले गए, पर 15 चैप्टर में अगर हम कुछ श्योर शॉर्ट चैप्टर्स की बात करें जो आपके किस तरीके से प्रायोरिटीज होना चाहिए पढ़ने का, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ना थोड़ी है। पहला ऑब्जेक्टिव कि जिससे हिसाब से सारी चीजें आ रही हैं, जिनसे कंफर्म्ड है, उन चीजों को पहला टारगेट करें। जैसे कि आज कुछ भी हो जाए एग्जाम में, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब इनसे तो आना ही आना है सवाल। आप ऐसे चैप्टर खोजिए जिनसे श्योर शॉर्ट सवाल है और जो आपको नंबर दे के ही जाएंगे। अभी टाइम ऑफ सप्लाई का सवाल आता है, क्या आपको नहीं लग रहा कि आप इसमें पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे? क्या टाइम ऑफ सप्लाई है, गुड्स का होगा तो 12 के बारे में लिखना है, सर्विस का होगा तो 13 के बारे में लिखना है। 12 2 13 2, 12 3 13 3, 12 4 13 4, 12 5 13 5। करेक्ट। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सवाल किस चीज का था। तो ये आपका फर्स्ट गो टू चैप्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैं मिनिमम से मिनिमम भी बोलूं तो 5 मार्क्स आपके पक्के कर रहा है। वैसे तो एग्जाम में दोनों पे आ जाएंगे सवाल, एक टाइम ऑफ सप्लाई पे भी आ जाएगा, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई पे भी आ जाएगा, पर चलो मैं बोलता हूँ किस्मत बुरी है कि एक ही सवाल आया, तो भी 5 मार्क्स तो पक्के है। 2 अलग सवाल आए तब तो बोनस है 5-5 नंबर, लेकिन एक आए तो भी 5 नंबर तो इसके श्योर है। और जब ये श्योर है तो इसमें इंश्योर करना है कि 5 में 4.5 भी ना हो, 5 में 5 लाना है। तो 5 में 5 लाने का तरीका ही क्या है कि आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर में विथ वर्किंग नोट। टाइम ऑफ सप्लाई है तो आप जानते हैं आपका आंसर खत्म होना चाहिए विद अ डेट। सबके सैंपल आंसर्स कैसे हो सकते हैं, ये सब मैंने हर चैप्टर में आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। करेक्ट। ये जीएसटी ट्रेडिशनल लॉ नहीं है कि वर्ड टू वर्ड मेरे को वही लिखना है। तो लॉ जो आपने लिखना है वो कॉमन सेंस से वो क्या बोलता है वो आपको बताना है, तो वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। वर्डिंग्स पे या सेम वर्डिंग्स हो ये जरूरी नहीं है, बट वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। करेक्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपका पहला चैप्टर। और सोचो इसको आपको तैयार करने में कितना समय लगेगा।
अगर आप इसको आज पढ़ने बैठो, इसको आपको तैयार करने में कितना समय लगेगा? हार्डली आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ये दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे। इसको क्लास में ही हमने 7 से 10 दिन में पूरा कर लिया, जिसके बाद आप टेस्ट इस पे अलग दे चुके हो, और अब उसके बाद वापस आपको तैयार करना है 2 से 3 दिन में ये दोनों। मैं मैक्सिमम साइड बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का एवरेज कंसीडर करके, चाहो तो 1.5 दिन में भी खत्म हो सकता है ये पूरा टॉपिक। करेक्ट? तो करना क्या है, 12, 13, 15 3 सेक्शन देखने। करेक्ट? तो उसमें आपके 5 नंबर तय होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के बाद अभी आप देखते हो सप्लाई एंड चार्ज, ये जो 2 टॉपिक है, इन 2 में से एक पे सवाल आएगा ही आएगा। इन 2 पे एक पे सवाल आना ही है तय। अब चैप्टर ऐसे है कि हर चैप्टर से लगता है सब इंपॉर्टेंट है और सब सवाल आएगा। करेक्ट? लेकिन अनफेयर ट्रीटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स है, क्या करें? 50 मार्क्स है तो लिमिटेशन पे ही सवाल पूछना पड़ेगा। अब जब लिमिटेशन पे सवाल पूछा जाएगा तो सप्लाई एंड चार्ज या तो सप्लाई पे पूछेगा या चार्ज पे पूछेगा। चार्ज में भी फोकस क्या है, या तो 9.3 या 9.5। 9.5 बहुत टाइम से तड़प रहा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। किसी भी दिन वो तड़प जो है वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिखेगी। करेक्ट? तो मीनिंग देयर बाय 9.5 9.5 आएगा या 9.3, तो भी प्रायोरिटी ये 9.3 ही है। करेक्ट? तो 9.3 रिवर्स चार्ज, वो लिस्ट 9.3 तो बस लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये रिवर्स चार्ज है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसीवर है, 4 बार पढ़ लो उसको। 9.1 छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9.3 को 4 बार पढ़ना, ताकि वो लिस्ट आपको बताओ एकदम क्लियर कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, रिसीवर कौन है और रिवर्स चार्ज कब लग रहा है। क्योंकि जब सवाल आएगा तो आपका पहला पैराग्राफ तो वही होगा जहां पे आपको बताना है कि रिवर्स चार्ज लगता कब है। फिर आपको क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि इस केस में सर्विस प्रोवाइडर ये था, सर्विस रिसीवर ये है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कवर नहीं हो रहा, इसलिए इन दिस केस दिस इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है, इसलिए दिस इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। कंक्लूजन 9.3 या फिर 10 कंपोजिशन स्कीम, हर टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। या तो 7 से आएगा सप्लाई, या फिर 8 कंपोजिट मिक्स सप्लाई का प्रैक्टिकल, या 9 या 10। चारों से इंडिपेंडेंट सवाल बनते हैं, पर मजबूरी है आएगा चारों में से किसी एक पे। ये 5 नंबर इससे तय है। अब बताओ कंपोजिट मिक्स सप्लाई पे आएगा, गलती करना है आपने 5 नंबर की, तो ये आपका दूसरा टारगेट है जो आपको श्योर शॉट 5 नंबर दिलवाता है। इसके बाद अगर बात करें, पहले मैं सिर्फ आपको वो चैप्टर्स बता रहा हूं जो प्रायोरिटी 1 पे मार्क्स ओरिएंटेड है, मतलब इनसे अलग सवाल आएगा। उन्हीं में से एक है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन 5 नंबर फिक्स सवाल, तो वापस से इसमें 5 नंबर आपको ये कंफर्म करके दे रहा है, रजिस्ट्रेशन का 5 नंबर कंफर्म्ड है। तो जब रजिस्ट्रेशन का 5 नंबर का सवाल आएगा, आप रजिस्ट्रेशन में सोचिए एरिया कौन कौन से चैप्टर्स को अगर आप टुकड़ों में बांट के चलते हैं तो आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है कि नहीं है, 22, 23, 24, ये फर्स्ट सीरीज है। दूसरा आपसे प्रोसीजरल पार्ट के बारे में पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसीजरल पार्ट क्या है, REG 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या अलग अलग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, वो बोल सकता है। या तीसरे पार्ट में आपसे बोलेगा अमेंडमेंट, कि रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट कराना है। चौथे पार्ट में आपको बोलेगा अमेंडमेंट के बाद कैंसिलेशन कराना है। पांचवें पार्ट में बोलेगा रेवोकेशन। इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे, जिसमें इसके भी अंदर अगर प्रायोरिटी दूं तो 22, 23, 24 फर्स्ट प्रायोरिटी पे बैठता है। करेक्ट? कैंसिलेशन सेकेंड प्रायोरिटी पे बैठता है, रेवोकेशन थर्ड प्रायोरिटी पे, और अमेंडमेंट फोर्थ प्रायोरिटी पे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर 4 अलग अलग केसेस आते हैं। तो ये कंफर्म आपके 5 नंबर दिलवाता है आपको। सोचिए अभी तक चैप्टर कितने कवर किए, 5 चैप्टर, उसमें 15 नंबर सॉल्व वाले थे। टोटल आते ही कितने, 35 मार्क्स है, उसमें 10 मार्क्स तो कॉमन है, तो 25 में से 15 मार्क्स तो आपको इतने चैप्टर श्योर शॉट दिलवा रहे हैं। उसके बाद क्यों जा रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ये फिर आपको 5 नंबर देगा, 5 नंबर देगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एक सवाल गुड्स का आएगा, एक सवाल सर्विस का आएगा। गुड्स का आया वो तो तोहफा है, क्योंकि आप जानते हैं गुड्स के लिए आपको फोकस करना है सिर्फ 10 सबसेक्शन 1 के 6 क्लॉजेज ABC CA DE। तो ये जो 6 क्लॉजेज है गुड्स का, जब भी सवाल आए पहले 30 सेकेंड शांति से सोचिए कि वो कौन सा पॉइंट का केस है, 10(1) A का है कि B का है कि C का है कि CA का है कि D का है कि E का है, उसके बारे में लॉ लिखो, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर्विस में आएगा, जल्दबाजी में मत रहिएगा। जब भी टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का आया तो पहले आपको ये अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है सर्विस के केस में कि वो कौन से वाले सर्विस से रिलेटेड जा रहा है।
तो पहले 1 मिनट पॉइंट को रिकॉल करो कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, फिर उसके बारे में लिखने के बारे में सोचो। लगे समय तो लगे, लेकिन ये क्या है, ये टॉपिक तैयार करने में भले ही समय लगे, खाली हर चीज करना है उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि सब चीज आधा अधूरा कर करके पहुंच गए। 10 में से 10 चैप्टर आधे अधूरे करके जाने से अच्छा 10 में से 8 चैप्टर पूरे करके जाइए। इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि यू प्रिपेयर 100%, बट इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि व्हाट यू प्रिपेयर शुड बी 100%। तो ये चैप्टर आपके 5 मार्क्स दे रहे हैं, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको ये 20 तो कंपल्शन है कि इनसे बनेगा ही बनेंगे। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं, अब उसके बाद अब जो चैप्टर्स है वो 10 मार्क्स वाले में आप जानते हैं 10 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर का इस्तेमाल करता है। आईटीसी का इस्तेमाल करेगा, एग्जेम्पशन का इस्तेमाल करेगा, करेक्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का डबल रोल हो जाएगा, तो वो इधर भी डालेगा एक पॉइंट। तो ऑब्वियसली प्लस आरसीएम मतलब चार्ज, तो इन्हीं से जुड़ेगा। इन 4 चीजों से जुड़ के आपका 10 मार्क्स का बनता है। और वो 10 मार्क्स जितने शुरू से आज तक है सब आपके पास है, रोज एक एक क्वेश्चन भी करते हैं, तो उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। एक इस अटेम्प्ट का ये वाला पॉइंट निकालेगा, उस अटेम्प्ट का वो वाला पॉइंट निकालेगा, इस अटेम्प्ट का ये वाला पॉइंट निकालेगा, एक नया क्वेश्चन तैयार करके एग्जाम में दे दे। तो आखिर पॉइंट्स तो उधर से ही आएंगे, और वो वही पॉइंट्स होंगे जो आपने स्टार मार करके रखे थे जहां जहां मैं फंसा था। और अब वो सब अगर आ भी गए तो कोई चिंता बनेगी? कोई चिंता नहीं बनेगी, करेक्ट। तो 10 मार्क्स में अगर एक पॉइंट में फंस भी गए एग्जाम में तो भी चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे ऐसा नहीं है कि वो 10 में 0 हो जाएगा। स्टेप 1 आउटपुट, स्टेप 2 इनपुट, स्टेप 3 जीएसटी पेबल। तो ये स्टेप्स आपको नहीं भूलना है, ये आपका मेन आंसर है। उसके बाद जो करना है वर्किंग नोट में करिए। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। जब आपका माइंडसेट क्लियर रहता है कि कैसे मैंने आंसर को प्रेजेंट करना है, उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसका प्रेजेंटेशन नहीं बिगाड़ते। प्रेजेंटेशन कब बिगड़ता है? जब आप लिखते हैं फिर सोचते हैं। लिख के मत सोचिए, सोचिए फिर लिखिए। जब आप इतने बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो अपने आप आपका आंसर सही आएगा। ठीक, ये चैप्टर से आपको 10 मिलता है। इसके बाद टैक्स इनवॉइस, ये सब नंबर्स में ज्यादा दिखते हैं, क्वांटिटी में ज्यादा है, वैल्यू में कम है। क्या? टैक्स इनवॉइस हो गया, प्लस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ई वे बिल पता नहीं क्यों शुरू से फेवरेट बना हुआ है आईसीआई का। ई वे बिल पूछता ही रहता है सवाल। ई वे बिल हो चुका, ई वे बिल से सवाल पूछ भी ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स किसी भी एक उस पे पूछ लेगा, बताओ मैन्युफैक्चरर ने क्या डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने, और आएगा तो सीधा 5 नंबर। हो सकता है ना भी आए, उम्मीद मत करिएगा, पर अगर आ गया तो ऐसा तोहफा आएगा कि बताइए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस वाले ने क्या रिकॉर्ड एक्स्ट्रा रखने। अगर वो पूछ ले तो 36 से तो एमसीक्यू ही आएगा, सवाल भी नहीं आएगा। 36 से तो एमसीक्यू पे सवाल पूछेगा, रिटेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट का कितने समय में करना है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में यही लिमिटेड टॉपिक है, तो आपको वो टॉपिक से क्या सवाल आ सकते हैं वो देखना है। रिटर्न, पेमेंट, ये सब जितने चैप्टर हैं इनमें कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से घूमते रहेगा। तो इनमें जो सवाल है वो ब्रॉडली मान के चलिए इनमें से किसी भी एक पे या कॉम्बिनेशन पे 5 नंबर का सवाल बना दे। तो आपका पढ़ने का प्रायोरिटी भी ये होता है, आपका पढ़ने का प्रायोरिटी भी ऐसा होता है। इसी में टीडीएस टीसीएस भी आ जाएगा। एक बार टीडीएस पे सवाल पूछता है, एक बार टीसीएस पे सवाल पूछता है, करेक्ट। तो अगर ऐसे कुछ सवाल पूछ ले तो मतलब इन पे सवाल आ गया। और प्लस फिर इन चैप्टर से जो जुड़े हुए एमसीक्यूज है, तो मैं एमसीक्यू की तो अभी बात कर नहीं रहा, एमसीक्यूज इन्हीं से निकल के आए। तो आप सोचिए ये हो गए आपके। तो ये प्रायोरिटी जो आप पूछते हैं किस प्रायोरिटी में चलना है, ये प्रायोरिटी भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप ये श्योर शॉट वाले टॉपिक्स पहले करते हैं तो भले ही आपको चैप्टर्स क्वांटिटी में कम दिखेंगे लेकिन ये मार्क्स आपको गारंटीड दिलाते हैं। एग्जेम्पशन एज अ चैप्टर, कभी ये भूल मत करिएगा कि आज एग्जेम्पशन तैयार करते हैं और एग्जेम्पशन खोला पहले से लेकर आखिरी तक सारे एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। एग्जेम्पशन को उसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से अपन ने क्लास में किया, करेक्ट। क्लास में क्या किया, सीरीज में बांट बांट के किया, तो आपने भी वैसा ही करना है कि जैसे ये पढ़ रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके साथ एग्जेम्पशन की एक सीरीज उठा लो। सप्लाई चार्ज पढ़ा, इसके साथ एग्जेम्पशन की एक सीरीज उठा लो। इसका मतलब एग्जेम्पशन आपका ऐसे ही चलता रहना चाहिए,
पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा तो एग्जाम्शन गया आपका, वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपका भी एग्जाम्शन में इंटरेस्ट बना रहेगा, और हालांकि एग्जाम्शन तो हमने देखा ही है, तो आपको वो समझ में आता रहेगा कि एग्जाम्शन किस तरीके से आपने कवर करना है। तो ये एग्जाम्शन को हर किसी के साथ रखेगा सच दैट कि यहां तक पहुंचो तो आपका एग्जाम्शन टॉपिक अपने आप खत्म हो जाए, आपका एग्जाम्शन टॉपिक अपने आप खत्म। ये आपका स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स अटेनिंग मार्क्स है इन जीएसटी, जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये तो आपका स्कोरिंग की बात हो गई। करेक्ट। पढ़ाई कैसे होना था क्लास में वो हम बात कर चुके। आपका अप्रोच अब ये 2 महीना मैं आपको बता चुका, ये 2 महीना मेक और ब्रेक है, बट एंश्योर कि ये 2 महीना आपके वो 5 महीने को सक्सेसफुल साबित करने के लिए हो। और कभी भी ऐसा लगे क्या कि पढ़ाई क्यों करना, क्या करना, किस लिए करना, करेक्ट, तो ऑलवेज थिंक 4 जुलाई, 4 जुलाई जिस दिन रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप उस पर क्या देखना चाहते हैं। अभी सोचिए 4 जुलाई रिजल्ट आया और उसमें लिखा हुआ है फूल। करेक्ट। आप वो क्या देखना चाहते हो, देखो अगर वहां पे वही लिखा हुआ मिला जो आप चाहते हो तो सोचो हाउ वुड बी योर रिएक्शन। अभी सोच के इतना मजा आ रहा है तो सोचो जिस दिन वो देखोगे उस दिन कितना मजा आएगा। और जितना मजा आपको आएगा, जितनी मुस्कान आपके चेहरे में अभी है, उससे कई डबल मुस्कान 2 लोगों के चेहरे में और होगी। करेक्ट। लिमिटेड। करेक्ट। तो अभी मैं मिनिमम पे बोल रहा हूँ, मिनिमम एग्जाम्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो 2 लोगों पे जो चेहरे पे मुस्कान होगी वो आपके चेहरे पे जो मुस्कान है उससे कई गुना ज्यादा होगी। करेक्ट। तो आप कई बार क्यों कर रहे हैं, तो इवन दैट मे बी अ रीजन, कई बार आप के लिए भी ये काम कर सकते हो, तो इसलिए करना ही है। नो अदर ऑप्शन। जहां आपने अपने आप को ऑप्शन दिया कि ठीक है हुआ तो ठीक है, नहीं ऑप्शन नहीं, कंपल्शन है। ये अपने को करना ही है, फर्स्ट टाइम में ही करना है और एक ही बार में करके आगे बढ़ना है। लाइफ को मोनोटोनस नहीं बनाना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ टू बी डन अहेड, क्यों बार बार हम वही चीज को रिपीट करते रहे। इसलिए एक बार पढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जाइए। करेक्ट। इस तरीके से मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया, करता हूँ आपको जीएसटी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझ में आया होगा। करेक्ट। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड।